ये मुंबई में ही मेरा जन्म हुआ, सिपी और करीबन 33 इयर्स मैंने वहाँ प्रॉपर मुंबई में निकाले सिपी में। स्कूल में एसएससी पास करने के बाद सिद्धार्थ कॉलेज कॉमर्स स्टूडेंट हूँ मैं। बीकॉम करने के लिए मैंने वहाँ पर ज्वाइन किया था और बीकॉम करने के बाद मैंने सीए की डिग्री के लिए सीए का कोर्स शुरू किया था। आर्टिकलशिप की मैंने 3 साल फाइनेंस में। हाँ, और मोमैया एंड कंपनी भी है, मोमैया एंड कंपनी करके एक कंपनी है काला घोड़ा के सामने जो आर्मी नेवी बिल्डिंग है, तो वहाँ पर ऑफिस थी। तो 3 साल मैंने वहाँ पर आर्टिकलशिप की। ड्यूरिंग दैट आर्टिकलशिप आई क्लियर माई फर्स्ट ग्रुप ऑफ सीए और सेकेंड ग्रुप मेरा बाकी रह गया था। उस दौरान मेरा ड्रामेटिक एक्टिविटी ऑन था, जैसे कि इंटर कॉलेजिएट में मैं डायरेक्ट कर रहा था। बेसिकली आई वाज डायरेक्टर, गुजराती प्लेस, गुजराती इज माय मदर टंग। एंड थिएटर में आप डायरेक्टर के थिएटर में, तो थिएटर में मैं वन एक्ट के तौर पर मैंने शुरू किया था डायरेक्शन। तो विल्सन कॉलेज से मैं आई यूज्ड टू डू डायरेक्ट वन एक्ट प्लेस। और मेरे साथ प्रकाश कपड़िया जी करके जो राइटर हैं, जिन्होंने देवदास, ब्लैक और सावरिया वगैरह फिल्म लिखी है, उन्होंने भी मेरे साथ अपनी करियर की शुरुआत की थी और वो लिखते और मैं डायरेक्ट करता। इस तरह से मेरा एक प्रोसेस शुरू हुआ था ड्रामेटिक एक्टिविटी में। ये ड्रामेटिक एक्टिविटी का प्रोसेस मुझे इंस्पायर हुआ मेरे फादर, जो बहुत बड़े रिसर्च, फोक आर्ट के रिसर्च थे। इंडियन नेशनल थिएटर में 1944 में इंडियन नेशनल थिएटर को जब उन लोगों ने एस्टेब्लिश किया था थिएटर, वहीं से मेरे फादर उस थिएटर में इन्वॉल्व थे। लेकिन वो ज़्यादातर फोक आर्ट्स में अपनी रुचि रखते थे। जैसे कि आदिवासी ग्रुप है जो गुजरात के छोटे छोटे ग्रुप्स को वो एल्फिल टावर में उन्होंने प्रोग्राम किए थे। तो ट्रेबल्स, देन जो मछुआरे होते, खारवा, उसमें काफ़ी कुछ रिसर्च उन्होंने फोक आर्ट्स में बेसिकली काफ़ी कुछ रिसर्च किया था। तो हमारी फैमिली में ज़्यादातर ये कला की जो बात है वो पहले से ही चलती आ रही है। मेरे बड़े भाई भी टेक्निकल साइड संभालते थे, लाइटिंग्स में वगैरह में, वैजंती वाला के ग्रुप में वो भी काम कर चुके हैं। मेरे फादर ने 1-2 फिल्मों में, जैसे कि हमराज और दास्तान में इंडियन नेशनल थिएटर के सेट डिज़ाइनिंग थी, तो उन्होंने सेट डिज़ाइनिंग में काफ़ी हिस्सा लिया था। सो बेसिकली ये पूरे घर का माहौल हमारा जो कला से जुड़ा हुआ। अब रही बात मेरी, तो शायद मेरे पेरेंट्स ने ये सोचा होगा कि सारे लोग कला में है तो कोई एक ऐसा होना चाहिए जिससे घर चल सके, तो क्यों ना हम उसे आगे पढ़ा लिखा करें। तो हमेशा मेरे माइंड में एक बात रहती थी कि तुम्हें पढ़ना लिखना है, तुम्हें ये लाइन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्या होता है ना कि आप एक माहौल में जो पले बड़े होते हैं तो आपकी रुचि ऑटोमेटिकली उसकी ओर ज़्यादा बह जाती है। तो मेरा भी ऐसा हुआ। कॉलेज में ये आर्टिकलशिप खत्म करने के बाद मैंने एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी ज्वाइन की, कॉल्ड एमजे फार्मास्यूटिकल्स कंपनी। नवीमन पॉइंट में उसकी ऑफिस थी और उस दौरान मैंने वन एक्ट प्ले तो मैं ऑलरेडी करते आया था। एवरी ईयर वी यूज्ड टू वॉन ट्रॉफी। तो धीरे धीरे उसमें से मैंने प्रोफेशनल ड्रामा फील्ड में मैंने मेरी शुरुआत की। प्रोफेशनल ड्रामा में गुजराती ड्रामाज मैंने शुरुआत की। गुजराती ड्रामाज किस तरह से धीरे धीरे एक के बाद एक शर्मन जोशी के साथ भी मैंने, मतलब मेरे प्ले में शर्मन जोशी, शेफाली छाया, बाद में जमुनादास मजीठिया, ये सारे लोग जो आज फैले हुए हैं, हम लोगों ने थिएटर साथ में सब, और ये सारे मैंने डायरेक्ट किए थे। मैंने काफ़ी ड्रामा, करीबन 15 से 20 ड्रामा डायरेक्ट किए फुल लेंथ लेवल पर, कमर्शियल। और उस दौरान मैं 10 साल मेरे पूरे हो चुके थे। तो 99 में मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी आई थिंक आई शुड गिव माई वन चांस टू माई दिस इंडस्ट्री। तो मैंने सोचा कि मैं जॉब छोड़ दूंगा और जॉब छोड़ने के बाद मैं ड्रामा फील्ड में थोड़ा सा सर्वाइव कर पाऊंगा। तो मैंने जॉब छोड़ दिया। जॉब छोड़ने के बाद ड्रामा में मैं उतना सक्सेसफुल मुझे जो होना चाहिए था मैं हुआ नहीं। 2-3 प्ले हुए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा कि सर्वाइवल के लिए वो चीज़ शायद मुझे प्रॉब्लम कर सकती है। ये उस वक्त की बात है जब 90s, आई एम टॉकिंग अबाउट 2000, लेट 2000, जब मैंने 1990 में जॉब छोड़ी तब की बात है।
और उस दौरान मैं ये जो 1x कर रहा था तो मैं टेक्निकल साइड्स भी संभाल रहा था, लाइटिंग्स वगैरह भी मैं संभाल रहा था। तो विपुल यूज्ड टू प्ले, यूज्ड टू डू 1x प्लेज फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस। तो वो मुझे प्ले से पहचानता था, तो मैं उनका सीनियर हूँ, तो वो हमेशा मेरे प्ले देखता रहा। तो वो मुझे बोल रहा कि भाई आप मेरे प्ले में टेक्निकल साइड संभालेंगे, तो मैं क्यों नहीं, हम लोग साथ में काम करेंगे। तो आई यूज टू डू लाइटिंग्स एंड ऑल विथ हिम। तो उस दौरान कुछ अगस्त मंथ में मेरा एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से मुझे मल्टीपल फ्रैक्चर थे। तो मैं घर पर था 3 महीने। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि जॉब छोड़ने का मेरा जो डिसीजन है वो कहीं गलत तो नहीं। कई बार आपको एक फेज आता है आपकी लाइफ में जहाँ पर आपको लग रहा है कि आप एक एडवेंचरियस जो सेट आपकी लाइफ है उसको ऑफसेट करके आगे बढ़ना चाहते हैं इन एंटिसिपेशन ऑफ बिकमिंग समथिंग। तब जाके आपको एक लेवल पर आप शेकी हो जाते हैं। तो वो मेरा एक 99 अगस्त टू अक्टूबर तक का जो मेरा पीरियड था, तो वो चीज़ मेरे बहुत 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 डाइसी पीरियड था। और उस दरमियान विपुल ने मुझे कहा कि व्हाई डोंट यू स्टार्ट राइटिंग। तो मैंने उनको कहा कि नो, राइटिंग इज नॉट माय कप ऑफ टी, बेसिकली आई एम नॉट डायरेक्टर। तो मुझे डायरेक्ट करना ज़्यादा आई विल बी मोर कंफर्टेबल। वो तो ये ठीक है, लेकिन ये जो 1x करते हैं वो अच्छा लिख भी पढ़ सकते हैं। और वैसे भी कैप्टन हाउस में लिख रहा हूँ एकता कपूर के वहाँ पर, तो व्हाई डोंट यू कम, विल गो एंड मीट देम। फिर हम लोग गए और वहाँ पर एकता से मेरी मुलाकात उनके ही बंगलों के गैराज के अंदर उसकी ऑफिस हुआ करती थी, वहाँ पर हुई, जहाँ पर उनसे बातचीत करने के दौरान ये पता चला कि एक कोशिश एक आशा का पायलट तैयार था। और वही सीरियल पहले पवित्र बंधनम नाम की सीरियल तमिल में आई। ओके, तो उन्होंने तमिल के लिए हमें डेली सोप के लिए लिखने के लिए एक असाइनमेंट दिया। तो हमने करीबन 80 एपिसोड डेली के तौर पर वो लिखे थे। और जब वो हमने लिखे तो उसी दौरान उन्होंने ये प्लान किया कि मैं ये सीरियल हिंदी में करूँ। तो मार्च 2000 में 7 मार्च को ये ऑन एयर आया था, जो हमारी पहली सीरियल थी, जो मैंने बिल्कुल उन लोगों के साथ में मिलकर लिखी थी। उसी दौरान एकता एक प्लान कर रही थी, एक पंजाबी फैमिली के बैकड्रॉप पर अम्मा जी करके एक सीरियल प्लान कर रही थी। तो फिर उसने शेयर किया हमारे साथ कि मुझे एक ऐसी बड़ी डेली सोप करनी है जो बड़ी फैमिली हो रही है। तो अम्मा जी नाम था। तो फिर उन्होंने हमें बताया कि व्हाट इज़ योर ओपिनियन। तो हमने बोला कि देखिए हम गुजराती हैं, तो आप अगर पंजाबी करना चाहिए पंजाबी करें, वरना हम लोग आपको एक प्लान देते हैं, आप देख लो आपको कैसा लगता है। तो हमने गुजराती फैमिली का प्लान कर रहे हैं, बिरयानी करना है। और हमने एकता जी को सुना है, तो एकता जी को बेहतरीन लगा और एकता जी ने बोला कि मुझे ये सीरियल कर दिया पहला एपिसोड। और उस दौरान हमने पहला एपिसोड जब सुना तो शी वॉज वेरी हैप्पी। उसको लगा कि ये एक जो वो चाहती थी कि उसको जो बड़ा फलक दिखाई दिया इसमें। लेकिन अम्मा जी नाम जो टाइटल था ना, वो उसको सूट नहीं कर रहा था। तो बहुत सोचने के बाद उसको लगा कि ये सास बहू का मामला है, तो क्योंकि सास भी कभी बहू थी का जन्म वो था। लेकिन वो टाइटल सास भी कभी बहू थी सचिन पिलगांवकर के पास से। तो एकता ने सचिन पिलगांवकर को रिक्वेस्ट किया और सचिन ने एक ग्रेस दिखाया कि करा। और उस दौरान नेचुरली एकता बिलीव इन ऑल न्यूमरोलॉजी, तो के फैक्टर उससे ज़्यादा सूट करता था उस वक्त। तो फिर उसने आगे एक वर्ड यूज़ किया क्योंकि, एंड दैट्स हाउ क्योंकि सास भी कभी बहुत ही केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो वो सीरियल 7 जुलाई को केबीसी के साथ एकता लाना चाहती थी। और जून महीने में हमने लिखना शुरू किया। करीबन 1 महीने में 30 एपिसोड हम लोगों ने मैराथन लेवल पर लिख लिए थे। और 3 जुलाई को कैसे भी करके वो सीरियल आई थी। तो 3 जुलाई को सीरियल आई, तब हमने सोचा था कि 2 TRP आएगी तो अच्छी बात है कि एक सक्सेसफुल सीरियल की शुरुआत कही जा सकती है। तो शुरुआत में 1.8, 1.9, 2 धीरे धीरे बढ़ती हुई 4 पर गई, फिर 8, फिर 10, बाद में तो हिस्ट्री
you know it very well, कि we reached to till 24 TRPs, which is the history in the television industry so far. तो इस तरह से एक कैरियर की शुरुआत, एक बूस्टअप मिला क्योंकि सास भी कभी बहुत थी से, और उसी दौरान वैसे मेरी करियर की शुरुआत जो थी वो पिक पर गई, जिसकी कसौटी ज़िंदगी की कुसुम, कोई अपना सा, कलश, ये सारी बालाजी की सीरीज मैंने लिखी। और उस दौरान के मैं कुछ 2003 तक मैंने 775 एपिसोड्स ख़त्म किए थे। बाद में मैंने बालाजी को छोड़कर बाहर मैंने काम करना शुरू किया। फिर उस वक्त मैं सिर्फ बालाजी के लिए काम कर रहा था, लेकिन उस वक्त मैंने UTV के लिए भी स्मृति, जो DD मेट्रो करके एक चैनल आया करती थी, उसमें मैंने स्मृति करके एक सीरियल की थी उस दौरान, जब मैं क्योंकि सास भी कभी कर रहा था। और उस दौरान मैंने एक शहनाई करके भी दिल्ली दूरदर्शन पर एक सीरियल की थी जो डेली सोप थी। बालाजी छोड़ने के बाद इमीडिएटली स्टार ने मुझे इनवाइट किया टू राइट फॉर देम। तो मैंने शुरुआत भाभी जो सीरियल चल रही थी उसमें बीच में मैंने कुछ एपिसोड्स भाभी के लिखे, और उस दौरान कुमकुम के भी काफ़ी करीबन 200 एपिसोड हम लोगों ने लिखे, मैंने लिखे। और उस दौरान सारथी जो सीरियल जो दोपहर को आती थी, दैट वाज बेस्ड ऑन वन ऑफ द वन एक्ट प्ले, जो प्रकाश कवरिया जी का प्ले था, जो मैंने 86 में डायरेक्ट किया था। तो उस पर से एक बेस किया था प्रकाश जी ने अपना कंसेप्ट, तो मैंने उस कंसेप्ट को बेस करते हुए सारथी का सीरियल पूरा निर्माण किया। तो ये आसिफ मोदी उसको प्रोड्यूस कर रहे थे, और मैंने लिखे थे करीबन 431 एपिसोड मैंने सारथी के लिखे। उस दौरान जी में से 3 बहुरानियाँ सब्जेक्ट के लिए मैंने अप्रोच किया था, तो मेरा कंसेप्ट उनको बहुत पसंद आया था, जो हेमल ठक्कर परेश रावल की कंपनी है, उस कंपनी से मैंने 3 बहुरानियाँ सीरियल मेरा कंसेप्ट था जो जी के लिए अप्रूव हुआ था। तो 10:30 बजे क्योंकि के सामने मेरा ये शो आया था 3 बहुरानियाँ। तो 3 बहुरानियाँ के मैंने कुछ 350 एपिसोड लिखे। उस दौरान मैंने बाहर के प्रोड्यूसर्स के साथ काफ़ी काम किया, जैसे कि जय मेहता और किन्नर मेहता के साथ मैंने 16 सिंगार सीरियल, सारा के लिए जो थी, फिर वह तेरा आशीर्वाद जो कलर्स के लिए थी, फिर जीवन साथी जो कलर्स के लिए सीरियल हेमल ठक्कर ने प्रोड्यूस किया था, वो सब मैंने लिखा। उस दौरान फिर से क्योंकि सास भी कभी बहू थी के लिए मुझे वापस वहाँ से किसी ने फ़ोन करके बोला कि आप लिखेंगे। क्यों नहीं, क्योंकि से शुरुआत हुई थी, और क्योंकि को एंड करने में भी मेरा जो लास्ट एपिसोड गया है, शायद वो एक इट्स अ मिरेकल काइंड ऑफ स्टफ, कि एक आप चाहते हैं कि आपकी करियर की शुरुआत एक सब्जेक्ट से होता है और वो सब्जेक्ट एंड करने का आपको मौका मिला, ऐसा मेरे साथ हुआ। लेकिन उस दौरान मेरी बालाजी की दूसरी इनिंग शुरू हो गई। बालाजी की इनिंग शुरू हो गई है बंदिनी से। मेरी बंदिनी सीरियल एकता ने मुझे कंसेप्ट सुनाया, एकता ने कहा कि मुझे ये सीरियल करनी है और मुझे फिर से एक बार गुजराती बैकड्रॉप चाहिए। लेकिन इस बार मैंने जो क्योंकि सास भी कभी बहुत में एक शहरी बैकड्रॉप को यूटिलाइज किया था, यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं गाँव की बैकड्रॉप यूटिलाइज करूँ, जो हार्डकोर गाँव की बात है उसे मैं यूटिलाइज करूँ। और मैंने वही सोचा और वही बंदिनी में मैंने ढाला पूरा, तो गाँव का बैकड्रॉप लेकर तो बंदिनी काफ़ी सक्सेसफुल सीरियल हो गया। और उसी दौरान एकता ने एक साउथ इंडियन सीरियल थी कॉल्ड तिरुपति सदन, तो इस पर से एकता एक सीरियल बनाना चाहती थी। तो एकता ने मुझे वो सीरियल के बारे में बताया कि ये सीरियल है, चोर सिस्टम पर है, इस तरह से गरीब है, ये है। तो एकता ने बोला कि हमें मराठी बैकड्रॉप करना है। तो कंसेप्ट एकता ने एक्सप्लेन किया, हम लोगों ने स्टोरी क्रिएट किया, दैट्स हाउ पवित्र रिश्ता आज चल रहा है। आज पवित्र रिश्ता को करीबन 700 एपिसोड पूरे हो गए हैं, स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग, आज भी चैनल में नंबर 1 है। और उस दौरान स्टार के साथ एकता का फिर से एक बार एक टाइप अच्छा हो गया था, तो मुझे तेरे लिए सब्जेक्ट लिखने के लिए एकता ने बोला था, तो मैंने तेरे लिए भी लिखा। तेरे लिए लिखा, तेरे लिए के बाद बंद होने के बाद परिचय आया कलर्स में, तो परिचय भी मैंने
लिखा। उस परिचय जब लिखने की शुरुआत की उस दौरान डीजेज जो है उन्हें दिया वो प्रोडक्शन हाउस से इमेजिन के लिए मैंने धर्मपत्नी लिखी और कॉमेडी भी लिखी थी। जब मैं बालाजी छोड़ा करता कादर खान जी का हंसना मत, तो ये मेरा राइटिंग का अब तक का एक सफ़र रहा है और सफ़र जारी है। सो दिस इज़ माई टेन्योर एंड ड्यूरिंग दिस टेन्योर मैंने एक फिल्म लिखी जो बालाजी की फिल्म थी, फीचर फिल्म कृष्णा कॉटेज। कृष्णा कॉटेज फिल्म थी जो मैंने बालाजी के लिए, मेरे साथ मेरे 2 को राइटर थे, अभिज्ञान झा और मेरा भाई थे, हम तीनों ने मिलकर ये फिल्म लिखी थी। एक फिल्म लिखी, बाद में सीरियल में मुझे ज़्यादा काम इतना था कि मैं वक्त दे नहीं पा रहा, तो मैंने फिर फिल्मों के लिए लिखना मुझे इंस्पायर हुआ नहीं है। तो ऐसे डायरेक्टर में आपने कुछ सीरियल्स? नहीं, मैंने कोई भी सीरियल अभी तक दिया। करीबन 5000 से भी ज़्यादा एपिसोड्स अभी तक मैं लिख चुका हूँ। शुरुआत में एक एंथुसियाज्म ये था कि आपको एक करियर बनाना था, तो करीबन 20 घंटे तक मेहनत की है, काम किया है। 4 घंटे का सोना रहता था, सुबह को 4-4 बजे तक काम करते थे और सुबह को 8 बजे फिर से दिन की शुरुआत हो जाती थी। और जैसे जैसे सक्सेस होता गया एक चॉइस बनती गई कि अभी एक सिलेक्टेड प्रोसेस में मैं फिर आ गया था दूसरे फेज में, जहाँ पर ज़्यादातर लंबी सीरियल, ऑनगोइंग सीरियल, सक्सेसफुल सीरियल, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जितने भी सीरियल मैंने लिखी उसमें काफ़ी सीरियल ऐसी हैं जिन्होंने 1000 एपिसोड्स पूरे किए, जैसे कि कसौटी जिंदगी, कुसुम, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कुमकुम। तो मतलब मैं लंबी और ऑनगोइंग सीरियल के साथ जुड़ गया, क्योंकि सास भी कभी बहू थी 1832 एपिसोड्स किए, जिसमें से मैंने 781 एपिसोड्स लिखे थे। तो 5000 एपिसोड करीबन हो गए हैं, अभी भी रफ्तार जारी है। एक अरसे के बाद मेरे लिए एक ये रूटीन हो गया कि एवरी डे मुझे एपिसोड बनाना है। तो जैसे हम लोग एवरी डे हमारा रूटीन होता है, ब्रश करना, नहाना, नाश्ता करना, चाय नाश्ता करना, खाना खाना, वैसे एक एपिसोड बनाना वो मेरे लाइफ का एक पार्ट हो गया। और ऑफ कोर्स it's very difficult to get inspiration for each and every serial and for each and every episodes। लेकिन यहाँ पर मुझे मेरा थिएट्रिकल एक्सपीरियंस बहुत काम आया। मैंने जो सीरियल लिखने की शुरुआत की थी 2000 में, उससे पहले मैंने मेरा थिएटर का एक्सपीरियंस 1980 से शुरू हुआ। तो करीबन 18 से 20 साल का मेरा जो प्री एक्सपीरियंस था बिफोर स्टार्टिंग ऑफ माई करियर एज अ राइटर, वो मुझे इतना काम आया कि छोटे छोटे वन एक्ट प्लेज, तो मैं काफ़ी किताबें मैं पढ़ता, उसमें शॉर्ट स्टोरीज पढ़ता, तो विद इन अ स्पान ऑफ हाफ एन आवर मुझे किस तरह से ऑडियंस के लिए एक अच्छा माहौल तैयार करना है, एक अच्छी चीज़ देनी है, ये चीज़ मैं हमेशा देखता। और ये चीज़ मुझे राइटिंग करते वक्त बहुत काम आया। जैसे कि उस वक्त मैं मालगुडी डेज भी बहुत देखा था, तो मालगुडी डेज, फिर रिश्ते करके जीने सीरियल आती थी। तो छोटी छोटी कहानियों को किस तरह से अच्छी तरह से हम लोग एक्सपोजर दे सकते हैं, ये सारे स्टडी विद इन स्टडी करता था। ये टेलीविज़न देखना मेरे लिए एक स्टडी था। तो हर एक टेलीविज़न का एरा, हर एक एरा ऐसा था जिसके साथ सीरियल का माहौल बदलता रहता था। आज जो सीरियल का माहौल है और उस वक्त जो माहौल था उसमें काफ़ी फ़र्क है और इनोवेशन बढ़ता गया। तो इंस्पिरेशन मुझे टेलीविज़न से ही मिलता गया था। और जैसे कि अच्छा दूसरा इंस्पिरेशन एकता कपूर खुद, जब एकता के साथ आप काम करते हो ना, तो आपको एक शी इंस्पायर है किस तरह से आपको कौन सा चीज़, क्योंकि शी इज़ अ वेरी गुड क्रिएटिव पर्सन और शी नोज इन एंड आउट ऑफ टेलीविजन इंडस्ट्री as far as writing is concerned, as far as television serial is concerned. She herself is a school, she is a principal of the school, I must say that. कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि आपने कहा कि कई बार
आपका ब्लॉकेज आ जाता है, या तो आपको ऐसा लग रहा है कि अभी क्या सोचे, उस वक्त आपके सामने एक ऐसा बाउंस वॉल होना चाहिए जो आपको इंस्पायर करे। तो मुझे हमेशा एकता ने इंस्पायर किया और करती आई, और आज तक भी हमारा एसोसिएशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। और राइटर्स के लिए हमेशा एक क्रिएटिव इनपुट रहता है, वो इनपुट प्रोड्यूसर को। एक प्रोड्यूसर अपनी आंखों से पूरी सीरियल को देखता है कि उसे ऐसे सीरियल करनी है। जैसे कि एकता कपूर है तो हमेशा कंसेप्चुअलाइज करती है कॉन्सेप्ट को, और डिफरेंट राइटर को अप्रोच करती है पर्टिकुलर कंसेप्ट के लिए, पर्टिकुलर जॉनर के लिए। उसको लग रहा है कि नहीं, यहाँ पर ये पर्टिकुलर राइटर है, वो ज़्यादा जस्टिफाई कर पाए, वो उनके साथ बैठती है, उनको अपना कंसेप्ट क्लियर करती है, वो अपना पूरा ब्यौरा देती है कि क्यों, कैसे उसको आगे बढ़ना है, वो पूरी सीरियल को कैसे देख रहे हैं। प्रोड्यूसर का ये बहुत महत्व होता है, हर एक प्रोड्यूसर को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उनको क्या करना है। तो वो इतना क्लियर होती है, तो वो क्लैरिटी लेने के बाद हम लोग बेस्ड ऑन हर क्लैरिटी पूरा फलक तैयार करते हैं। तो राइटर और प्रोड्यूसर का एक केमिस्ट्री जो होता है ना, वो की फैक्टर होता है। किसी भी सक्सेसफुल सीरियल के लिए सबसे बड़ी की फैक्टर है प्रोड्यूसर और राइटर की केमिस्ट्री, क्योंकि जो भी शुरुआत होती है वो प्रोड्यूसर के दिमाग से और राइटर की कलम से उसकी शुरुआत होती है। और प्रोड्यूसर सिर्फ राइटर को सब्जेक्ट सौंप देता है, वहाँ पर उनका जॉब खत्म नहीं होता है। राइटर जो लिख कर देता है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट कैसे हो, डायरेक्टर को वैसे अपॉइंट करना, वैसे एक्टर्स को अपॉइंट करके वो पूरा इम्प्लीमेंट करना, जो लिखा हुआ है वो 10 गुना अच्छे तरीके से किस तरह से आना, वो प्रोड्यूसर करता है। तो प्रोड्यूसर इज अ वेरी की फैक्टर। एकता कपूर इज एक्सेप्शनल, आई वुड से। एकता कपूर जब कोई भी सीरियल करती है तो क्रिएटिव इनपुट सिर्फ उसका है, वहाँ पर चैनल इंटरफियर नहीं करती। ये उनका एक अरेंजमेंट है सारे चैनल के साथ। बाकी के प्रोड्यूसर्स के साथ ऐसा होता है कि मैं चैनल के साथ रिलेट करता हूँ, को-रिलेट करता हूँ, चैनल का अप्रोच जानता हूँ, चैनल को क्या चाहिए। चैनल और प्रोड्यूसर मिलकर मुझे ये बताते हैं, हम लोग लिखते हैं, लिखने के बाद चैनल अप्रूव करते हैं स्क्रिप्ट्स। चैनल को लग रहा है कि इस तरह से नहीं, इस तरह से, तो सजेशंस देते हैं, वो सजेशंस को हम फॉलो करते हैं। सजेशंस में कई बार क्रिएटिव डिफरेंसेस होता है तो हम लोग आर्ग्यू भी कर लेते हैं, लेकिन मोर और लेस चैनल के लिए भी वो अपना ही शो होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल संस्कार लक्ष्मी मैंने प्रोड्यूस किया, मैंने दूसरों के पास लिखा, कंसेप्ट मेरा था, लेकिन मैं प्रोड्यूसर था तो मैंने दूसरों के पास राइटिंग करवाई, डिफरेंट टीम ऑफ राइटर्स। तो वहाँ पर चैनल को मैंने प्रेजेंट किया कि ये मेरा कंसेप्ट है, मुझे इस तरह से करना है। तो चैनल ने 3 सजेशन और दिए कि आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो। तो जो एमिकेबल डिसीजन आया जहाँ पर प्रोड्यूसर और चैनल ने मिलकर दिया, वो मैंने मेरे राइटर से करवाया। तो ज़्यादातर प्रोड्यूसर्स को चैनल के अप्रोच को जानना बहुत ज़रूरी होता है। चैनल भी प्रोड्यूसर्स के हिसाब से वो थोड़े से लिवरेज देते हैं कि सीनियर प्रोड्यूसर्स होते हैं, या तो जैसे कि मैंने 12 साल लिखा हुआ है तो वो उनको उतना प्रिविलेज देते हैं, वो इतने सालों के सीनियर राइटर हैं तो वो जो लिखते हैं तो उसमें हम उनके अप्रोच से आगे चलते हैं। तो एमिकेबल काम होता है बहुत। मैं ज़रूर ये कहूँगा कि खासतौर पर यंगस्टर्स के लिए कि टेलीविज़न इंडस्ट्री ने कई लोगों की लाइफ बनाई। आज इंडस्ट्री के बारे में अगर हम लोग बात करें तो टेलीविज़न इंडस्ट्री और उनका टर्नओवर शायद फिल्मों से बड़ा है। एक राइटर जो पूरी फिल्म में 2 साल में कमाता है, अगर कोई अच्छा एवरेज राइटर हो तो वो महीने में टेलीविज़न में कमा लेता है। इट ऑल डिपेंड्स। जहाँ तक सीखने की बात है तो मैं मेरा एग्जांपल देकर कहूँगा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कोई ये लेवल पर राइटिंग कर पाऊँगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं राइटर बन सकता हूँ। आज भी मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने जो भी कुछ किया वो एक स्क्रीन प्ले लेवल पर जो डायरेक्शन मैं देख रहा हूँ वो लिटरल सेंस में मैं राइटर नहीं हूँ। मैं टेलीविज़न का राइटिंग करता हूँ, तो टेलीविज़न में सीखते सीखते डेली शो इज अ ट्रायल एंड एरर मेथड बेसिकली। टेलीविज़न में कोई डेफिनेट फॉर्मूला नहीं है किसी भी राइटर की। हर एक सीरियल का एक अपना तरीका है,
लिखने का। तो आज यंगस्टर्स को ओवरनाइट जो लग रहा है ना कि राइटर बन जाएंगे, वो चीज़ को उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करके ये समझना पड़ेगा कि एक टेलीविज़न राइटर जब लिखता है तो आपको 2 एपिसोड लिखना शायद आसान हो सकता है, लेकिन एवरीडे 2 एपिसोड लिखना वो इतना आसान काम नहीं है। उसके लिए उसकी एक ट्रेनिंग होती है, उसका एक प्रोसेस होता है। यंगस्टर्स को काफ़ी बढ़ावा दिया है बालाजी टेलीविजन से। राइटर्स को चुनते हैं, रादर राइटर्स इज रॉन्ग वर्ड, वो क्रिएटिव लोगों को, जिसने मास कम्युनिकेशन किया हो, जिसने बैचलर ऑफ मास मीडिया किया हो, BNS किया, वैसे अच्छे स्टूडेंट्स को चुनकर वो एक प्लेटफॉर्म देते हैं टू बिकम राइटर, टू बिकम क्रिएटिव डायरेक्टर और क्रिएटिव प्रोड्यूसर, व्हाटएवर जो आपका फोर्टे है, वो हिसाब से एक प्लेटफॉर्म देते हैं। और वो असिस्ट करते हैं सीनियर राइटर्स को। दैट्स हाउ वन लर्न। तो यंगस्टर्स के लिए एक ही चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ के लिए मेहनत तो ज़रूरी है। ये राइटिंग ऐसा प्रोफेशन है जो ओवरनाइट आपको वो फेम नहीं देगा। लेकिन एक बात है कि टेलीविज़न इंडस्ट्री अगर अच्छे लोग हैं तो उसको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है कि वो अपनी लाइफ भी इसमें सेट कर सकते हैं। आमतौर में देखा जाए तो गुजराती ड्रामा होता है, 2.5 घंटे का एक फर्क होता है। तो 2.5 घंटे में आपको A to Z सब कुछ पता है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि दैट्स कोई क्रिएटिव है कि 2.5 घंटे में हम लोग करके निकल गए। फिल्म है, 2.5 घंटे की फिल्म होती है, तो एक लगता है कि यहाँ पर क्रिएटिविटी। लेकिन एक डेली सोप लिखना, वो भी अबाउट 1000 एपिसोड, इससे बड़ी कोई क्रिएटिविटी नहीं। आज 1000 डेली सोप 1000 एपिसोड में लिखता हूं ना, तो मैं करीबन 600 फिल्में लिखता हूं। 1000 एपिसोड का मतलब 20 मिनट, तो 20,000 मिनट हुई, डिवाइड बाय 2.5 आवर्स की फिल्म, 150 मिनट्स आप करो तो कितने फिल्में हो एक डेली सोप। लोग कहते हैं कि डेली सोप में क्या है, ये सब वही होता है, वही सास बहू का रोना धोना, ये वो। व्यूअरशिप है ना, इतने सालों तक काम करके व्यूअर को जकड़ में रखना, अपनी पकड़ में रखना सबसे बड़ी क्रिएटिविटी। लोग कहते हैं कि टेलीविजन में क्रिएटिविटी नहीं है, डेली सोप कोई एक लिख कर तो दिखाए। कोई एक राइटर 1000 एपिसोड डेली सोप लिख कर दिखाए, दैट इज अ पार्ट ऑफ क्रिएटिविटी। 1000 एपिसोड लिखना कोई आसान काम नहीं है। हर रोज क्रिएटिविटी को आपको चैलेंज करना पड़ता है, हर रोज आपको एक एग्जाम देनी पड़ती है। हर वेडनेसडे को TRP आती है, तब आपको एक एग्जाम देनी पड़ती है कि इस बार आप अच्छे थे या बुरे थे। जबकि राइटर कोई अच्छा बुरा होता नहीं है, वो सिर्फ अप्रोच होता है। राइटर हमेशा क्रिएटिव होता है, वो अपने क्रिएटिविटी देकर रहता है। वो मेजरमेंट होता है कि एक सीरियल अच्छी होती है, एक सीरियल की TRP अच्छी होती है, दूसरे की नहीं होती है। जब दूसरे की नहीं होती है तो जरूरी नहीं है कि उसके राइटर ने खराब लिखा है। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। सो बेसिकली मैं कभी भी टेलीविजन इंडस्ट्री के राइटर को अंडररेट नहीं करूँगा, बल्कि वो फिल्म इंडस्ट्री वाले खुद टेलीविजन के राइटिंग को देखकर कभी कभी हैरान हो जाते हैं कि एक फिल्म देखने जाते हैं व्यूअर और उसको पकड़ना, और हर घर में जो बैठकर टेलीविजन देखते हैं उसको पकड़ना, दोनों को अगर आप तोले तराजू में तो कौन सा तराजू भारी है वो आपको खुद को पता चल जाएगा। और वो भी मुफ्त में, हाथ में रिमोट होता है। वहां तो फिल्म हम देखते हैं तो हम लोग पैसे देते हैं, यहाँ पर टेलीविजन में आप मुफ्त में देखते हो और मुफ्त में आप उसको जकड़ कर रखते हो। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी क्रिएटिविटी है। ट्रांसलेशन आसान है? बहुत आसान है, बहुत आसान है। जो 1000 एपिसोड लिखे, जो इतना लंबा फलक लिखे, उसको 2.5 घंटे के फलक लिखने के लिए क्रिएटिव आदमी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही एग्जांपल दूंगा, सचिन तेंदुलकर 2020 में भी खेलता है, वो 50-50 में भी खेलता है और टेस्ट मैच में भी खेलता है। तीनों का स्टाइल अलग है, गेम प्लान।
टेस्ट मैच में गेम प्लान अलग होता है। टेस्ट मैच इज डेली शो, हमारी जो सीरियल है वो टेस्ट मैच है, तो उसमें गेम प्लान है स्लो एंड स्टेडी। ओके, हमारा जो 50-50 है वो है वीकली सीरियल, वीकली आधे घंटे का जो आते हैं, और हमारे जो 20-20 है डेली शो, जिसमें आपको विद इन शॉर्ट स्पान रन करना है, स्पान आपको इतना मिला है और आपको फास्ट रन करना है। तो ये जो सिस्टम है वो फिल्म, डेली शो राइटिंग, वीकली राइटिंग, ये सिमिलर पैटर्न पर है। और वहां पर एक राइटर वो पैटर्न को जब अपनाता है तो राइटर वर्सिटैलिटी हो जाती है राइटर की। राइटर डेली शो भी लिख सकता है। आज कितने राइटर हैं जैसे कि अतीश कपड़िया, नीरज गोरा, जो गुजराती ड्रामा लिखते थे, गुजराती सीरियल लिख रहे, बाद में हिंदी सीरियल लिखी, हिंदी फिल्में भी लिखी। मैंने हिंदी फिल्म लिखी, प्रकाश कपड़िया ने हिंदी फिल्म लिखी, प्रकाश कपड़िया ने डेली शो किया गुलाल। सो मैं ये समझता हूँ संजय छेल, उन्होंने भी फिल्म लिखी है, डेली शो किया है। तो काफ़ी गुजराती राइटर्स हैं, जो पंकज त्रिवेदी हैं जिन्होंने फिल्म लिखी है, डेली शो किया है। तो फिल्में लिखना और डेली शो का अनुराग कपन्ना, उमेश शुक्ला, लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स। नहीं, दोनों का मज़ा अलग है। फीचर फिल्म लिखने का मज़ा और ही है। होता यूँ है कि आप एक क्रिएटिव एस्पेक्ट लिखते हैं शुरुआत में, डेली शो में आपका ऑनगोइंग प्रोसेस है लिखना, फिल्मों में आपकी राइटिंग खत्म हो जाती है और बाद में फिल्म की शूटिंग शुरू होती है। फिल्म की शूटिंग शुरू होती है तब आप पार्ट ऑफ फिल्म होते हो, आप एज अ राइटर जाकर वहाँ पर बैठते हो, आपको लग रहा है कि A to Z में बीच में M को थोड़ा सा सुधार सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो आप जाकर अच्छी तरह से A to Z वापस गो थ्रू होते हैं, सुधारने का मौका मिलता है। डेली शो में आपको ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है। आप ये वीक की TRP अच्छी आई है, आपने एपिसोड लिख लिए, नेक्स्ट वेडनेसडे आपको TRP नहीं मिली है तो आपको मॉडिफाई करना है। तो आपको एक तो सीरियल ऑन गोइंग है और मॉडिफाई करना है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग प्रोसेस है डेली शो लिखना। लेकिन फिल्में लिखना डेफिनेटली इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस होती है और वो मज़ा हो रही है। जैसे कि मैं आपको बोल चुका हूँ कि टेस्ट मैच खेलना और 2020 खेलना, 2020 खेलने का मजा, एक्साइटिंग जो बात होती है वो है, टेस्ट मैच खेलने की बात हो रही है। एक्चुअली क्योंकि सास भी कभी पहुंची में 100 एपिसोड के बाद कुछ हम लोग सोच रहे थे कि सीरियल को धीरे धीरे एक व्यूअरशिप मिल रही है, लेकिन एक हार्ड हिटिंग व्यूअरशिप की जरूरत थी। उस वक्त हमें ये पता चला था कि ऑल ओवर इंडिया में ये सीरियल में धीरे धीरे व्यूअर्स बढ़ रहे हैं। तो व्यूअर का एक इंट्रिग वैल्यू जो होती है, इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट होता है जहाँ जो व्यूअर छोड़े नहीं, क्योंकि हर एक घर में कैरेक्टर्स जो थे वो अपने हो गए थे। जैसे कि मिहिर के साथ ऐसा हुआ तो एपिसोड खत्म होने के बाद एक डिस्कशन का एक माहौल बनता कि तुलसी को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो तुलसी ने जो किया वो अच्छा किया। तो जो कैरेक्टर के बारे में बोलते थे तो इस तरह से बात करते थे जैसे कि अपने घर का एक मेंबर हो गया। हम लोगों ने ये चीज़ ऑब्जर्व की थी और एक तक के माइंड में ये था कि हम लोग एक जर्क वर्कआउट करेंगे और वी प्लान मिहिर का डेथ। ओके, हमने सोचा कि 120वां एपिसोड था, इस वक्त हमने सोचा कि हम उसका डेथ कर देंगे और 160वें एपिसोड में उसको वापस आने का भी उसी वक्त सोचा। अच्छा। ऐसा नहीं था कि भाई ऑडियंस मिस किया इसलिए हम लोगों ने वापस लाया। हाँ, जब डेथ हो गई तो दूसरे दिन गुरुवार को डेथ हो गई, सैटरडे को अमर मेरे घर पर आया था। बोल रहा है कि राजू भाई लोग तो ऐसे पूछ रहे हैं मेरे घर पे जैसे कि अमर उपाध्याय मर गया, इतना हेवोक हो गया, हंगामा हो गया। तो मिड डे में भी फर्स्ट पेज न्यूज़ बना, जो टेलीविजन इंडस्ट्री में शायद ये एक एग्जाम्पल जो इतना बड़ी हादसा जैसे कि लोगों के लिए हो गया था कि मीर मेरा कौन मर गया, जिसको पता नहीं वो पूछ रहे हैं कौन मीर भैया, ये मीर मर गया कौन है, इतना यूएन ट्राई क्यों है। घर में बाप को पता नहीं और बेटी कहती है आप चुप रहो, ये मीर, लेकिन है कौन मीर, तो देखो आप 10:30 बजे कौन है मीर। ऐसा माहौल छा गया था, इतना हंगामा हो गया कि हमारे लिए ये डिफिकल्ट होगा।
लेटर्स पे लेटर्स, पूरा स्टार से भी एक प्रेशर आया कि भाई हमें हमारा हीरो वापस चाहिए। तो प्लान हुआ कि 160वें एपिसोड में हमें वापस नहीं, लेकिन इतना यू क्राई हो गया, यू क्राई कि क्या करें अभी, ये मिहिर के लिए तो इतना रिस्क हो गया जो हमारी इमेजिनेशन से बाहर था। तो फिर 130th एपिसोड में हम लोगों ने प्लान किया कि मिहिर को जाए एकता और हम लोगों के साथ में बैठे पूरा उसका एपिसोड चलेगा। और यहाँ पर जहाँ तक ये मैटर का सवाल है, ये तो प्लान था, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आगे जाकर हम लोगों ने ये सोचा कि अब क्या करें, कुछ 250 एपिसोड या 300 300 एपिसोड हो गए, उसके बाद में एक आपको लग रहा है कि एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ पर लग रहा है कि अभी सीजन में कुछ बचा नहीं। तो फिर वहाँ पर पहली बार वो जो टाइम ट्रांजिशन की बात जो एक्टर ने इंट्रोड्यूस की थी, 20 ईयर्स टाइम ट्रांजिशन, क्योंकि मैं पहली बार तो 20 ईयर्स का जंप सोचा, तो उसमें उनके बच्चे क्या करेंगे, माँ बाप क्या करेंगे, ये सारा पूरा नया फलक, तो एक नई सीरियल हमारे आंखों के सामने दिखाएगी। तो एक सीरियल को आप किस तरह से एक्सटेंड कर सकते हो, उसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल था वो 20 ईयर्स का जंप, जो बाकी के लोगों ने काफ़ी फॉलो किया था, ट्रेंड सेट किया था बल्कि, और बाकी लोगों ने उसको फॉलो नहीं। देखिए, जब आप डेली शो लिखते हैं ना, तो आपको ये सारे प्रोविजंस तो ऑनगोइंग रखने ही पड़ेंगे। जैसे कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि पवित्र रिश्ता में मानव रिप्लेस हो, लेकिन उसको डायरेक्शन के लिए अमेरिका की ऑफर थी, ऐसा मैंने सुना था। तो वहाँ पर प्रोड्यूसर ने भी एक तरह भी काफ़ी ट्राई की थी कि वो टिके रहे सीरियल में, लेकिन अल्टीमेटली वो नहीं गया। तो इसके बदले सीरियल तो बंद नहीं हो सकती, सो आपको मानव रिप्लेस करना पड़ा। लेकिन एक बार ऐसा होता है कि एक लीड कैरेक्टर जो रिप्लेस होता है, तो कुछ अरसे के लिए, 1 महीना या 1.5 महीने के लिए व्यूअर रेजिस्ट करते हैं, काफ़ी व्यूअर चले भी जाते हैं, क्योंकि व्यूअर के लिए एक आइकॉन बन गया है वो कैरेक्टर। तो वो कैरेक्टर को जब देखते नहीं है तो चल जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे राइटर की इतनी ताकत है कि वो किस तरह से नए आए हुए एक्टर को वो कैरेक्टर के अंदर ढाले और आगे बढ़ाए। तो एक राइटर के लिए ये सारा मामला है ना, वो 11 आवर्स में एडजस्टमेंट के लिए रेडी रहना पड़ता है। कि जैसे कि कोई आर्टिस्ट जिसके पर आपने 4 एपिसोड लिखे हैं, ओके, और शूटिंग से पहले ही वो आर्टिस्ट अगर हॉस्पिटलाइज हुआ तो 4 एपिसोड स्क्रैप करके आपको नए सिरे से 4 एपिसोड बनाने हैं, परसों टेलीकास्ट है, आपको अभी लिखने हैं एपिसोड। तो राइटर को इस तरह की सिचुएशन के लिए तैयार रहना पड़ता है, जहाँ पर ना तो प्रोड्यूसर के हाथ में कोई उसका कंट्रोल होता है, ना तो राइटर के हाथों में कंट्रोल होता है, वो चैनल के हाथों में कंट्रोल होता है, या तो फिर रिपीट टेलीकास्ट करें। तो वो तो वायबल नहीं है किसी भी प्रोड्यूसर के लिए। तो ऐसे माहौल में राइटर को हमेशा तैयार रहना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि आप सीन लिख चुके हैं, लेकिन सीन में कई बार आर्टिस्ट की डेट्स की वजह से आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है कि भाई आर्टिस्ट नहीं है, तो 1 साइडेड फोन कॉल करना पड़ रहा है, या तो वो आर्टिस्ट का कोई किसी और आर्टिस्ट को देकर सीन को बदलना पड़ता है। तो ये आमतौर पर फिल्मों में ये सारी बातें नहीं होती है, लेकिन ये बातें डेली सोप में इतनी होती है कि राइटर को 11 आवर्स में आपका एपिसोड वही रहे और फिर भी वो इम्पैक्ट बना रहे, वो देखना पड़ता। तो ये मैं ये कहूँगा कि ये एडजस्टमेंट नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर राइटिंग व्हेन यू राइट डेली सोप। जैसे कि टेलीविजन देखने वाला पूरा जो व्यूअर है, उसकी जो व्यूअरशिप है वो सिर्फ मेट्रो तक सीमित नहीं है, मेट्रो से भी ज़्यादा व्यूअर है ऐसे स्मॉल टाउन में जहाँ पर टेलीविजन टिका हो। ट्रांजिशन तो हर 5 से 6 साल में आता ही रहता है, हर 5 या 6 साल के बाद आपको एक नयापन कहीं पर दिखेगा। जैसे कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी जब आया था, तब एक पूरा माहौल ऐसा छा गया था कि सास बहू की सीरियल आने लगी थी 6 साल तक। उसके बाद क्योंकि सास भी कभी बहू थी के बाद अगर किसी सीरियल ने ट्रेंड बदला है तो वो है बालिका। बालिका बधू एक ऐसी सीरियल है जो कलर्स के इंसेप्शन पर, कलर्स के इंट्रोडक्शन पर ही बालिका बधू की शुरुआत हुई थी और आज वो ही कंटिन्यू है और बहुत अच्छे सीरियल है। एक अलग कलर्स ने एक अलग जोन पकड़ा,
गांव का कलर पकड़ा उन्होंने, और उसके साथ साथ एक बहुत ही रिजिड सब्जेक्ट्स, वेरी वेरी रूटेड सब्जेक्ट जो ज़्यादा क्लीशेड होते हुए भी लोगों के सामने लाकर रखना, वैसे सीरियल्स वर्कआउट करने की कोशिश की लाडो है सक्सेसफुल। अगेन क्लीशेड का मतलब ये नहीं है कि क्लीशेड खराब होता है, आप किस तरह से उसको प्रेजेंट करते हो उस पर पूरा मदार होता है। बेस्ट एग्जांपल जो कलर ने सेट किया, बाली का बुद्धू आया और वहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ और गांव का ट्रेंड हर जगह पर आप देखो, अगले जन्म मुझे बिटिया की जो बाद में यू नेम इट, गांव के सीरियल्स आने लगे। उसको कुछ 5-6 साल भी नहीं हुए, करीबन 3 साल हुए और शहरी ट्रेंड शुरू हुआ, बड़े अच्छे लगते हैं सोनी, बड़े अच्छे लगते हैं, सक्सेसफुल हुआ। तो अब पूरा माहौल इस तरह से वर्कआउट होने लगा शहरी, जैसे कि कुछ तो लोग कहेंगे क्या हुआ तेरा वादा, तो एक शहरी पूरा शुरू हो गया। तो हर एक एरा के बाद, हर एक पीरियड के बाद, कुछ 4 या 5 साल के बाद एक ट्रेंड बदलता रहता है। बीच में बहने वाला ट्रेंड चल रहा था, बेटिया का ट्रेंड चल रहा था। सो बेसिकली अब हस्बैंड वाइफ का ट्रेंड चल रहा है अकॉर्डिंग टू मी एट दिस पर्टिकुलर स्टेज। कपल हस्बैंड वाइफ, जैसे कि पवित्र रिश्ता का कपल देख लो, या तो आप सौभाग्यवती भव का कपल देख लो, या तो आप दिया बाती का कपल देख लो। कपल पर ज़्यादा बढ़ रहा है, जैसे कि बड़े अच्छे लगते हैं का कपल है, उसमें बढ़ रहा है क्या हुआ तेरा वादा, एक कपल पर बढ़ रहा है। जैसे कि परिचय में भी एक कपल की बात है। तो अब ये ट्रेंड चल रहा है, आने वाले वक्त में और ट्रेंड बदलेगा। मैं भी ये सौभाग्यवती भव अब एजी ट्रेंड लाएगा, तो डेफिनेटली ट्रेंड चेंज तो होना ही है। और टेलीविजन का ये सबसे बड़ा, क्योंकि तभी टेलीविजन टिक पाएगा, वरना टेलीविजन एक रूट पर जाएगा तो कभी भी आगे जाकर फिर उसका फलक बदल जाएगा, लोग फिर अवे हो जाएंगे। तो वेरिएशन तो होता ही रहेगा। खिचड़ी भी मुझे याद है कि काफी अलग तरह का था। खिचड़ी एक्सेप्शनल है मेरे हिसाब से। खिचड़ी एक ऐसा शो था जो आया और उसको कोई फॉलो नहीं करता, वो अपने आप में एक यूनिक कॉन्सेप्ट बनकर निकला। तो वो एक ऐसा जो कॉमेडी शो है, जिसके सारा भाई वर्सेस सारा ऐसा शो, जैसे कि तारक मेहता, जो अपने आप में एक अलग जोन में, जैसे कि गुटरगु, अब ऐसा कोई शो नहीं है, वो एक एक्सेप्शनल केसेस, जैसे कि खिचड़ी एक एक्सेप्शनल केस है, वैसे ही गुटरगु एक बहुत यूनिक कहा जा सकता है। देखिए राइटर तो सभी अपने अपने तरीके से अच्छे ही होते हैं। मैं कभी भी किसी भी राइटर को अच्छा रेट या बुरा रेट नहीं करूँगा, क्योंकि जो ब्लैंक पेज पर क्रिएट करते हैं वो सबसे बड़े क्रिएटिव होते हैं। अब कौन सी चीज़ कितनी चलती है कितनी नहीं, वो बात दूसरी बात है। अगर कोई चीज़ चली तो वो अच्छा राइटर, ऐसा नहीं है। अस्तित्व एक प्रेम कहानी, गजरा कोटाली, तो बालिका बधू, तो मैं पूर्णेंदु शेखर और बालिका बधू के ये जो गजरा कोटाली, और वो मेरे बहुत अच्छे, जैसे कि राजेश दुबे जी जो बालिका बधू के स्क्रीन राइटर हैं, तो ये लोग बहुत डीप काम करते हैं। तो मुझे ये लोगों से मुझे इंस्पिरेशन मिला। अच्छा चलो, दो आई मे बी सीनियर टू देम, बट एज फार एज देयर वर्क इज कंसर्न, इट ऑलवेज इंस्पायर्स मी कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए। ये लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छे राइटर्स जो बाहर काम करते हैं, जो जैसे कि जो मेरे काफ़ी जूनियर्स है, लेकिन वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। शशि मित्तल जो अभी उसका दिया और बाती चल रहा है, जो खुद प्रोड्यूसर बनी हुई है, वो भी अच्छा काम कर रही है। इला बेदी जो खुद प्रोड्यूसर बनी हुई है, जिसका अफसर मीडिया जो सीरियल आ रहा है, नहीं सॉरी अफसर मीडिया पासवान, वो भी अच्छे राइटर हैं और काम करते हैं। इला बेदी का हिटलर भी थी, ये आनंद वर्धन और इला जो जिस देश में निकला होगा चांद लिखते थे, मुझे उनका काम भी बहुत पसंद आया था। अगले जन्म मुझे बीटीआई की जो शांति भूषण का काम भी मुझे पसंद आया था। काफ़ी अच्छे राइटर्स हैं जो अपना काम अच्छी तरह से करते हैं। प्रकाश कपड़िया, गुलाल जिन्होंने लिखा, मुझे उनका काम भी बहुत पसंद आया था। आतिश कपड़िया
जो खिचड़ी लिखे हैं, तो काफ़ी अच्छे राइटर्स हैं जिनका काम देखकर सीखने को मिलता है। और किसी भी राइटर के लिए ये ऑनगोइंग प्रोसेस होता है कि आप जो लिखते हैं वो लिखकर आपको कई बार ऐसा एक फटिंग लेवल आ जाता है कि बहुत हो गया अभी। तो मैं टेलीविज़न सीरियल देखता हूँ, दूसरे राइटर का काम देखता हूँ, उन्होंने ऐसा क्या किया है कि मुझे वो पसंद आ रहा है, वो देखता हूँ। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि इट्स अ मिसफॉर्चून फॉर राइटर्स, आइडियलिस्ट, कि राइटर्स अपने 3-4 महीने का काम करता है, शो को खड़ा करता है, पहले 3 महीने अच्छे जाते हैं, जैसे ही कोई टीआरपी अगर कम हो गई तो सबसे पहले वो लोग सोचते हैं कि राइटर को चेंज करो। बेसिकली ये बहुत सैड पार्ट ऑफ राइटिंग है कि एक राइटर का दोष नहीं होता, जब टीआरपी गिरती है तो ऑल ओवर एस्पेक्ट काम करता है। क्यों आप एक्टर को चेंज नहीं करते? नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर द फेस ऑफ द शो। क्यों प्रोड्यूसर को चेंज नहीं करते? राइटर को क्यों चेंज करते? तो ये एक मेरे हिसाब से सैड पार्ट है कि राइटर को बदलना। कई बार प्रोड्यूसर को ये करना पड़ता है, मतलब दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रोफेशन। और मैंने भी किया है बतौर राइटर, मैंने भी मेरे संस्कार लक्ष्मी में राइटर को चेंज किया, करना पड़ता है समटाइम्स। जैसे कि अब टीआरपी नहीं है तो मुझे पता है, मुझे भी कई बार सीरियल से इस तरह से चेंज किया गया है, तो दुख तो होता है, लेकिन ये प्रोसेस है। एक प्रोड्यूसर को भी काफ़ी कुछ चीज़ें संभालनी पड़ती है, और जब मैं खुद प्रोड्यूसर बना हूँ तो मैं इस बात को समझ पाया। पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बहुत गलत हो रहा है, अब जब मैंने वो शूज़ में मेरे पैर डाले हैं तो मुझे ये बात का रियलाइज़ हुआ है कि मजबूरी होती है प्रोड्यूसर्स के लिए। कई बार ऐसा होता है कि कोई एक राइटर है जो शो को सेट करने के लिए होता है, और उसके बाद में दूसरे राइटर उसको टेक ऑफ करते हैं। डिफिकल्ट होता है दूसरे राइटर को, जैसे कि मैंने भी कई सीरियल इस तरह से टेक ऑफ की है, जैसे कि कुमकुम फॉर एग्जांपल। कुमकुम 780 एपिसोड किसी और राइटर ने लिखा और बाद में 781st एपिसोड मुझे लिखना था। तो मेरे लिए उससे पहले 780 एपिसोड में क्या हुआ है वो जानना बहुत नामुमकिन था। कोई भी राइटर 700 एपिसोड क्या हुआ है वो जाने और बाद में लिखे, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो पिछले 20-25 एपिसोड की सीडी देख लेते हैं, लेटेस्ट क्या चल रहा है वो देख लेते हैं। और वहाँ तो मेरा 20 इयर्स का जंप था, तो मेरे लिए एक एडवांटेज था कि मुझे सिर्फ 2 कैरेक्टर को ध्यान में रखना था, कुमकुम और सुमित, और बाकी के नए कैरेक्टर्स आ रहे थे। तो राइटर के लिए डिफिकल्ट होता है, लेकिन आजकल आपके पास रेडीली अवेलेबल मटेरियल होता है, जैसे कि 25 सीडी आप देख लो तो आपको पता चल जाएगा। और राइटर डेली सोप के राइटर इतना यूज टू हो गया ना कि वो देखकर समझ जाते हैं कि अच्छा ये है, चलो तो अभी आगे लिखते हैं। नहीं, कोई भी राइटर कभी भी वो जो है वैसा कैरेक्टर नहीं, वरना तो कोई भी मेल कैरेक्टर कभी फीमेल कैरेक्टर क्रिएट ही नहीं करता। जैसे कि तुलसी, तो हमने तुलसी को क्रिएट किया है, तो तुलसी एक ऐसी लड़की है जो अपने परिवार के लिए सोचना और परिवार के लिए अच्छा करना, एक कैरेक्टराइजेशन जो है ना वो कंसीव किया जाता है। कंसीव करने के बाद उस कैरेक्टर को डिटेल्ड किया जाता है कि ये कैरेक्टर किस तरह से उठेगा, किस तरह से बैठेगा, ये कैरेक्टर की चॉय कैसे होगी, वो कैसे कपड़े पहनेगा, वो बोलते वक्त कितना रुकेगा, कितना बोलेगा, उसका स्वभाव कैसा है, क्या वो कोई भी बात मुंह पर बोल देती है कि नहीं, वो समझा कर बात करती है। एक कैरेक्टर के लिए हमारे पास एक क्वेश्चनरी होती है जो हम खुद अपनी क्वेश्चनरी बनाते हैं कि मुझे अगर ये कैरेक्टर क्रिएट करना है तो ये कैरेक्टर को मैं क्या बैकड्रॉप दूँ, ऐसा क्या दूँ कि कैरेक्टर पॉपुलर हो जाए, ऐसा क्या दूँ कि कैरेक्टर लोग आइडेंटिफाई कर सकें।